वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कथन तर्क वाला। कथन ए कह रहा है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता। तर्क आर कह रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो दोनों सही हैं आपके, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है यहां पे ए की। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे देख सकते हैं कि बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा कथन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। चौथा कथन है बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है। प्रश्न आपका देखिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। प्रश्न आपका पॉजिटिव है क्योंकि नहीं लगा है, तो यहां पे सिर्फ आपको ऑप्शन पॉजिटिव ही यहां पे ढूंढना है। जहां पे निगेटिव देखे उसे आपको काट देना है। जैसे यहां पे केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो, तो केवल आपका तीसरा चौथा आपका यहीं पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों के विकास के संदर्भ में तीसरा वाला कथन सही होगा। चौथा वाला कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा चौथा यहां पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी सीटेट की अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, जो भी मैं अब क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, किसी भी बुक में ये पूरे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। किसी भी बुक में, कोई भी प्रकाशन की आप बुक उठा लो, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जो 2022-2023 में सीटेट का पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर, बहुत सारे सेट हुए थे, तो सारे सेट पब्लिकेशन वाले नहीं देते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके। ओके, चलिए विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, एक रूपी है, या रैखिक है, या स्थिर है। चलिए सब आपको YouTube पे कराएंगे 2011-12 पुराने वाले, और वो पूछे नहीं जाएंगे वो लेवल का प्रश्न क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। बताइए विकास की प्रक्रिया है। अगर इनमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर सकते हैं। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए कि बच्चों के विकास की दिशा क्या होती है और प्रत्येक बच्चा क्या होता है। बताइए एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है, या अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है, या एक जैसी समान रूप से विकसित होता है, या अलग अलग समान रूप से विकसित होता है। बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे हमारे चैनल पे क्लास कराई जाती है। तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल से प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों के विकास की जो दिशा होती है अलग अलग होती है, सभी को पता है ना। और प्रत्येक बच्चा अपने ही गति से विकसित करता है ना, समान रूप से विकसित नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल सरल प्रश्न था, ठीक है। मैं बार बार आपको हर क्लास में कहता हूं कि प्रश्न को 2 बार पढ़ना है और ऑप्शन को 2 बार पढ़ना है और चारों ऑप्शन आपको चेक करना है, समझना है, समझ के उत्तर देना है बस, ठीक है।
चलिए, रटना नहीं है, रटना सिर्फ आपको टैग वर्ड बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 5वें का जवाब देंगे। विकास का समीप दूरविमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, भावनात्मक विकास से या व्यक्तित्व विकास से? बताइए। अब ये जैसे रटने वाला प्रश्न है, इसे आप रट सकते हो। चलिए, विकास का समीप दूरविमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है? ये शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। छठे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? मीडिया, किताबें, धर्म या परिवार, किताबें, कानून या कानून, किताबें, परिवार या कानून, धर्म, परिवार? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी का यह प्रश्न सही होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई प्राथमिक संस्थाएं तो परिवार होता है ना, बताइए द्वितीयक संस्थाएं आपको बताना है। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। क्या कानून होता है? नहीं भाई, तो कानून जहां जहां पे भी दिखे काट दो आप। ठीक है, मीडिया, किताबें, धर्म, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 7 का जवाब दीजिए सभी लोग कि पियाजे जो है मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संतुलनीकरण का या परिपक्वता का या स्कीमा का या समीपस्थ विकास का क्षेत्र का? बताइए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं पियाजे? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्कीमा का। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? बताइए। संवेदी चालक अवस्था का यहां पे दिया गया है संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तर्क का मूर्त समस्याओं का प्रयोग। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत, जीववादी सोच। बताइए भाई 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे भाई, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। बताइए कौन सा युग्म यहां पे सही है? तो यहां पे तीसरा वाला सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। इस अवस्था में तर्क का प्रयोग करते हैं बच्चे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। 9th का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को किसके आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है? मानसिक प्रतिनिधित्व, अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, अनुबंधन या वस्तु स्थायित्व? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करें। लास्ट में जितने भी प्रश्न आपके सही हो उत्तर भी आप बताया करें कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप मेरी क्लास में 30 में से 20+ स्कोर कर रहे हो तो आप 25+ स्कोर करके आओगे, ये समझ लीजिए हर एक सेक्शन में, अगर आप इतना कर पा रहे हो तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मानसिक प्रतिनिधित्वता। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्रतिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? उत्तर संक्रियात्मक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व पारंपरिक? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्रतिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? वह पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकूलन? बताएंगे सब लोग 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है?
अनुकरण है या संगठन है या सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकूलन? तो यहां पे सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लेवागोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लेवागोस्की के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे लेवागोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बहुत महत्वपूर्ण है? अनुकूलन या सजा, रटकर स्मरण या सांस्कृतिक उपकरण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना, आप लोग जवाब देना। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे सब लोग। लेवागोस्की के अनुसार क्या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्या सजा है? नहीं। रटकर स्मरण? नहीं। अनुकूलन? नहीं। तो यहां पे सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लेवागोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कि राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? प्रकृतिवादी, अंतःवैयक्तिक, स्थानिक या संगीतमय? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जगह की बात की जा रही है ना, तो यहां पे स्थानिक हो जाएगा, है ना। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है? मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? मैं छात्रों का नामीकरण व पृथक्करण कैसे कर सकता हूं? अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा नंबर है भाई? 15 नंबर है। बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मूल्यांकन की योजना बनाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? ये बात का नहीं ध्यान रखना चाहिए कि मैं छात्रों का नामीकरण व पृथक्करण कैसे कर सकता हूं। ठीक है, अलग नहीं करना है बच्चों को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका नेगेटिव था तो नेगेटिव ऑप्शन भी आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क है। यहाँ पे कथन ए है कि एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्य चर्चा में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तर्क आर है, यदि पाठ्य चर्चा में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। बताइए दोनों सही है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है या दोनों गलत है? एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्य चर्चा में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। नहीं भाई, किया जाना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ए गलत। तो ऑप्शन के हिसाब से आप तुरंत मार सकते हो, आप तर्क आर भी नहीं पढ़ोगे तो ए तो गलत हो गया, है ना। यदि पाठ्य चर्चा में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं, तो ये गलत हो गया। ये भी ए और आर दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? बताइए समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य स्कूलों का प्रावधान। दूसरा है केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की जरूरत, या जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हों, या बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है?
तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य स्कूलों का प्रावधान। नहीं भाई, गलत। केवल दिखा काट दो, जिसमें दिव्यांग बच्चे नहीं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है, इसमें सभी प्रकार के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। कुछ भी कमी हो बच्चों में, ठीक है, सबको इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं? स्वालीनता, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य या गति विकलांगता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान रखने में कठिनाई होती है। आप प्रश्न से ही उत्तर बना सकते हो। ध्यान की बात की जाए तो ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता, या प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, या प्रतिभाशाली बच्चों को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, या प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें पूरे होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने में ठीक है, उनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे उनको और भी सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं और कक्षा में अक्सर जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं कि इनको तो आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों को जो है सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चों का जो है बुद्धि का जो स्तर होता है कितना होता है? 130, 40, 70, 80, 90 कितना होता है? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर ये आप बता दिए तो आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए सब लोग 20 का, कि शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? व्हील चेयर, जिसे पहिया कुर्सी के नाम से जाना जाता है, या बड़ी मुद्रित किताबें, या शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, या स्पर्श सामग्री। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? क्या स्पर्श सामग्री है शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए? नहीं, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं है। बड़ी मुद्रित किताबें, ये भी जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। व्हील चेयर, यही उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही सहायक है। चलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। तीसरा है बाहरी कारक। चौथा है विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और लाइक की संख्या बहुत ही कम है, हजारों की संख्या में क्लास को देखी जाती है, बट लाइक की संख्या 50-100, तो ऐसा क्यों भेदभाव? तो फटाफट लाइक करिए। चलिए बहुत अच्छे भाई, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? ये वाला, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते? खेल के द्वारा, सामग्री के साथ प्रयोग, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, या बार बार वेधन। बताइए मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते? बार बार वेधन, ठीक है। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है 23, कि शिक्षा की समसामयिक क्या है? शिक्षा की समसामयिक नीतियां
जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए, अनुकूलन द्वारा, निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा, या प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, या खोज और अन्वेषण के द्वारा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छे भाई। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा खोज और अन्वेषण द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण के आगे दिया है अधिगम प्रक्रिया के एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। दूसरा है आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आकलन एक समय यानी कि अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। चौथा है आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। तो प्रश्न आपका नेगेटिव है तो यहां पे केवल दिखा, यही आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो 25 का कथन और तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए है कि शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और तुरंत इसका उत्तर आना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेना है आपको। कथन ए है शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, है ना, ये भी सही है। तो यहां पे ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी यहां पे करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण डैश और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। पहला ऑप्शन है आंतरिक नियंत्रण योग्य, दूसरा है आंतरिक अनियंत्रित, तीसरा है बाहरी नियंत्रण योग्य, चौथा है बाहरी अनियंत्रित। बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता है। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता है। बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, या ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, या कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता। ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए या शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है, या होना बच्चों की क्रम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं लड़की हूं इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं ज्यादा पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी। अपने सीखने को सुशासित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूं, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है।
29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ये वाला कि मैं लड़की हूं इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कर पाऊंगी, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये मन में विश्वास नहीं लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? संवाद, अरुचि, नकारात्मक पुनर्मनन या अनुकूलन? एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? संवाद के द्वारा। ठीक है, तो ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर जरूर बताना। और ये मॉडरेट लेवल था, ना इजी बोल सकते हैं ना टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट, और यही आपका लेवल इस बार भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।